चलिए पिछले लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था पहले उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज जो नया चीज़ पढ़ेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में कल जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड TIR, मतलब रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन और TIR का एप्लीकेशन। रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या पढ़ा था अपन ने? रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन पढ़ा था पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु को जब हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो वो क्या आपको अपने को दिखता है? थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है, थोड़ी बेंट दिखती है। कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्या पढ़ा था कि एक्चुअल सनराइज टाइम से 2 मिनट पहले, मतलब जब सूर्य उदय का रियल समय है उससे 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखने लगता है अपने को। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सूर्य अस्त हो जाता है, जिस टाइम वो अस्त होता है उसके 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उस समय उदय होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्य किस शेप का दिखाई देता है? ओवल शेप का, अंडाकार का। इसका भी कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पहला देखा था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। कारण क्या था? मैंने बोला था कि हमारे नेचर में पाया जाने वाला हीरा एक ऐसा नेचुरली सब्सटेंस है जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, कितना? 2.5 के अप्रॉक्सीमेट, और इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होती है। नेचर में पाए जाने वाले हर एक सब्सटेंस में सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है? डायमंड एयर इंटरफेस का। कितनी होती है? 24.4 अप्रॉक्सीमेट होती है। तो क्या होता है? डायमंड को इस प्रकार काटा या तराशा जाता है कि लाइट रे आती तो है बहुत सारे सरफेस से, मगर आफ्टर सक्सेसिव TIR, सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ ही सरफेस से बाहर निकलती है और निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी आपको ज़्यादा दिखती है। इस कारण से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? मिराज, मृग मरीचिका। क्या पढ़ा था कि डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान के क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में ये फिनोमिना देखने को मिलता है कि क्या होती है कि एक मतलब ऊँट के साथ ऐसा होता है या आदमी के भी साथ ऐसा होता है। तो एक पढ़ा था अपन ने मिराज, दूसरी पढ़ी थी अपन ने लूमिंग, और तीसरा पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अपन ने बोला था कि बहुत सारे सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, बिना उसके स्पीड को कम किए हुए, बिना उसमें कोई लॉस, डेटा का बिना कोई लॉस किए हुए एक जगह से दूसरे जगह अच्छी स्पीड से, लगभग लाइट की स्पीड से हम अपन उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये चीज़ अपन ने देख लिया था पिछले टर्न पे। नेक्स्ट नया चीज़ है, ये है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म क्या होती है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हो। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर कॉल्ड प्रिज्म। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉन पैरेलल मतलब आपस में पैरेलल नहीं हो, और कैसा सरफेस हो? रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। जैसे ये रहा, मतलब जनरली प्रिज्म ग्लास की बनी होती है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया, 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है। तो यही क्या कहलाती है? प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर कॉल्ड प्रिज्म। अब प्रिज्म में एक चीज़ और डिफाइन होती है, प्रिज्म एंगल। क्या डिफाइन होती है? प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल का ही एक नाम और है, प्रिज्म एंगल बोल दीजिए इसको, या एपेक्स एंगल बोल दीजिए, या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल एक ही चीज़ है। प्रिज्म एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अब ध्यान से समझिए, जैसे ये 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कैसा है? नॉन पैरेलल है, मतलब ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो ये 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, एपेक्स एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल।
मतलब एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल। मतलब दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? प्रिज्म का कोण, एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लीजिए सपोज इस प्रिज्म पर एक लाइट, ये इस सरफेस पर ये एक नॉर्मल है, इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। अब बताइए लाइट रे, इस प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मान लीजिए अपन मान लेते हैं म्यू, बाहर क्या है? एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। बाहर इधर भी क्या है? एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। ध्यान से समझिए, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर। एयर के कंपैरिजन में ये जो प्रिज्म किसका बना है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का, मतलब ग्लास का आर पार दिखने वाला मटेरियल का बना होगा। ठीक है, तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो किधर बेंड करती हैं? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हैं। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हुए ये यहाँ आया दूसरे सरफेस पे। क्या दूसरे सरफेस पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे होगा? अच्छा, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 नाम दे दिया अपन ने। ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अब ये लाइट रे इस सरफेस पे गिर रहा है। अब ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर। क्योंकि इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के कंपैरिजन में ये एयर मीडियम क्या है? रेयरर, और ये वाला मीडियम क्या है? डेंसर। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर। जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो किधर बेंड करती हैं? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती हैं। और यहाँ पर ये जो लाइट रे इस लाइट रे को कहते हैं इमर्ज्ड लाइट रे, निर्गत प्रकाश किरण। इन्होंने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको कहते हैं ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, निर्गत कोण। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहाँ भी तो ये लाइट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, इसको अपन नाम दे देते हैं R2। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये है D, ये है E पॉइंट, ये है F। ध्यान से समझिए, अगर ये लाइट रे ओरिजिनली ये किधर जाता? क्या इधर जाता? ये लाइट रे इनिशियली ऐसे जाता और फाइनली लाइट रे किधर जा रही है? ये। अब ध्यान से समझिएगा, लाइट रे को जहां जाना था और जहां जाना पड़ गया, बीच का एंगल डेविएशन। भूल गए क्या? रिफ्लेक्शन में अपन ने पढ़ा था ना, ये रहा नॉर्मल, लाइट रे को जाना था इधर, रिफ्लेक्शन के कारण ये चला गया इधर। तो जिधर जाना था और जिधर जाना पड़ गया, इसी के ना बीच के एंगल को क्या कहते हैं? डेविएशन। जो अपन ने पढ़ा था, डेविएशन बराबर 180 - 2i। याद आया? उसी तरह ये लाइट रे को रियल में किधर जाना था? इस लाइट रे को रियल में ऐसे जाना था। ठीक है, मगर जाना किधर पड़ा? इस प्रिज्म के कारण इसको जाना किधर पड़ा? इधर। तो जिधर जाना था और जिधर जाना पड़ गया, जिधर जाना था जिधर जाना पड़ गया, इन्हीं के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं। इन्हीं के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? डेविएशन। तो हम ऐसा कहें, प्रिज्म के कारण ही ना ये डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये डेल्टा डेविएशन किसके द्वारा प्रोड्यूस? डेविएशन मतलब विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो ये लाइट रे सीधी ऐसे चली जाती, मगर प्रिज्म के कारण लाइट रे गिरा तो इस पाथ पे, मगर फाइनली वो जा किस पाथ पे रहा? इस पाथ पे। तो जिधर जाना था और जिधर जाना पड़ गया, उन्हीं दोनों लाइट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर ए क्या है? ए है प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, इसी का दूसरा नाम क्या है? एपेक्स एंगल। इसी का और नाम क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल। अच्छा, आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। R1 R2 क्या है? R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन कोण। और E क्या है? E है एंगल ऑफ इमर्जेंस, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये A हो गया, I हो गया, R1 R2 E हो गया।
कोई दिक्कत? आगे चलिए, अपन देखते हैं हम क्या चाह रहे हैं कि इस लाइट रे का प्रिज्म के कारण डेविएशन कितना हुआ, वही अपन निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ देखिए ए डी ई एफ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ में ध्यान से देखिए, ये एंगल ए है, ये एंगल ई है। अच्छा, ये जो डी एंगल है, सॉरी ये डी पॉइंट है, तो क्या इस सरफेस पर ये लाइन क्या है, नॉर्मल है? इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री। सेम उसी तरह मतलब क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ में क्या डी एंगल होगा टोटल 90। ऐसे देखिए, ये नॉर्मल, ये लाइट, ये सरफेस पर ये क्या है, नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा 90। ये सरफेस पर ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा 90। ध्यान से देखिए, तो ए डी ई एफ में अपन ऐसा कहें कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। मगर हमारे लिए इस केस में एंगल डी कितना है 90, एंगल एफ कितना है 90, ए और ई के बारे में हमको पता नहीं है। तो एंगल ए को ऐसे रहने दे दीजिए, डी के जगह 90 लिख देंगे, ई को ऐसे रहने दीजिए, एफ के जगह क्या लिख देंगे 90, बराबर क्या हो जाएगा 360। ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल ई, 90 प्लस 90 कितना 180 इज इक्वल टू 360। 360, ये 180 को उधर भेज दीजिए, ये एंगल ए प्लस एंगल ई, 360 माइनस 180 कितना हो गया 180, इक्वेशन नंबर पहला। कोई दिक्कत समझ में आया? ए डी ई एफ ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये डी एंगल 90 कैसे हुआ, ये लाइन ए बी पर ये क्या नॉर्मल है, और नॉर्मल किसी सरफेस पर कितना एंगल बनाती है 90। ये एसी लाइन पर ये नॉर्मल है और नॉर्मल इस पर कितने एंगल बनाएगी 90 डिग्री। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इधर देखिए, इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF में, ट्रायंगल DEF में हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो DEF में ये एंगल R1, ये एंगल R2 और ये एंगल E। तो ऐसा बोले अपन R1 प्लस R2 प्लस एंगल E किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा को, यहाँ है एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, और यहाँ एंगल है R1 प्लस R2 प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री। दोनों का RHS सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का RHS सेम है। LHS में देखिए, यहाँ एंगल E है, यहाँ भी एंगल E है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ A की जगह क्या हो जाएगा जो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा कहें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल R1 प्लस R2 के बराबर होगा। इक्वेशन 1 और 2 से देख लीजिए, एंगल A प्लस E किसके बराबर 180 के बराबर। इसमें क्या है R1 प्लस R2 प्लस एंगल E किसके बराबर 180। दोनों का RHS क्या है सेम है। LHS को देखिए, यहाँ है एंगल A प्लस एंगल E, यहाँ क्या है R1 प्लस R2 प्लस एंगल E। दोनों एंगल E यहाँ भी है, यहाँ एंगल A है, जबकि इसके जगह यहाँ क्या है R1 प्लस R2। तो क्या हम ऐसा कहेंगे ये दोनों इक्वेशन बराबर तभी होगी जब A के जगह A किसके बराबर हो जाए R1 प्लस R2 के। इसीलिए अपन ने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A बराबर R1 प्लस R2, ये आ गया। कोई दिक्कत? A क्या है प्रिज्म एंगल और R1 R2 क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए इधर देखिए हम निकालना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली में हम निकालना चाह रहे हैं कि इस इंसिडेंट रे का इस प्रिज्म के कारण कितना डेविएशन हुआ। डेविएशन मतलब विचलन, मतलब इस इंसिडेंट लाइट रे को जाना था इधर,
मगर फाइनली ये गया किधर, इधर। किसके कारण, प्रिज्म के कारण। तो लाइट रे को जिधर जाना था और जिधर जाना पड़ गया, इन्हीं के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डेविएशन। मतलब हमको निकालना है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। देखिए इन ट्रायंगल DGF, इन ट्रायंगल DGF, इस ट्रायंगल को अपन अलग से बना लेते हैं। ये D है, G है, F है। ये G, ये D और ये F। अब ध्यान से देखिए इधर DGF ट्रायंगल में बताइए ये एंगल यहाँ क्या है, I। ये एंगल क्या है, I। I किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। अब ध्यान से देखिए ये नॉर्मल इधर यहाँ आया और ये कौन है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ओरिजिनली क्या इधर ही जाएगा, तो क्या ये रे और ये रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अपन जानते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर ये आई है, ये टोटल एंगल, तो क्या ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ आई होगा, ये आई है तो ये पूरा भी आई होगा। अगर ये पूरा आई है और ये R1 है तो ये बस इतना दूर कितना होगा, I माइनस R1। ये समझ में आया, कैसे आया। ये आई है तो क्या ये टोटल आई होगा, ये टोटल आई हो गया, जबकि ये R1 है तो इतना दूर क्या होगा, I माइनस R1। तो क्या DGF वाले ट्रायंगल में D एंगल को लिख दें I माइनस R1। और देखो यहाँ पे एंगल क्या है, E। ये एंगल E है, एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर ये एंगल E है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का कोण, तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या ये टोटल एंगल हो जाएगा E। अगर ये टोटल एंगल E होगा जबकि ये R2 है, तो क्या ये हो जाएगा E माइनस R2। तो हम ऐसा लिख दें ट्रायंगल DGF में F वाला एंगल कितना लिख दें, E माइनस R2। और ट्रायंगल DGF में ये वाला जो बाहर का एंगल है, यही ना है डेविएशन, हमको ये डेविएशन निकालना है। अब ध्यान से देखिए क्या इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है क्या। तो अपन ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतः कोण के, मतलब उसके विपरीत दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर, ये डेल्टा तो हो गया बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, और इसका इंटरनल एंगल कौन कौन हुआ, I माइनस R1 एक एंगल, दूसरा एंगल E माइनस R2। तो क्या लिख दें, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये बन गया डेल्टा बराबर I और E को एक साथ कर लीजिए, I प्लस E, ये बन गया माइनस R1 माइनस का R2। तो डेल्टा बराबर हो गया I प्लस E माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2। R1 R2 को अभी क्या लिखे हैं, A। तो क्या डेविएशन बराबर लिख दें I प्लस E माइनस A। तो अगर पूछा जाए कि प्रिज्म के द्वारा डेविएशन कितना होगा, तो क्या कहेंगे I प्लस E माइनस A, जहाँ पे I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और A क्या है, एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेविएशन क्या आया प्रिज्म के द्वारा, डेविएशन आया डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और A क्या है, प्रिज्म एंगल। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब कि हमारा ये डेविएशन मिनिमम कब होगा, वो कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन मिनिमम कब होगा, वो हम कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि किस कंडीशन में प्रिज्म के द्वारा डेविएशन मिनिमम होगा। तो डेविएशन दिया कितना है, I
प्लस ई माइनस ए। अपन ने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में। तो इधर अगर आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डेल्टा बाई डी आई। जैसे अगर मैं बोलूं कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो क्या लिखते हैं अपन, dy बाय डी एक्स। तो उसी तरह डेल्टा का i के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डेल्टा बाय डी आई। ठीक है, बराबर d बाई डी आई पूरे का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, i के रिस्पेक्ट में, i प्लस ई माइनस ए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपने i के रिस्पेक्ट में क्यों किया। देखो हर चीज़ का खेला यहाँ से हो रहा है, अगर हम i को चेंज करेंगे तभी बाकी सारा पैरामीटर चेंज होगा, अगर i में चेंज नहीं होगा तो कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ वेरिएबल कौन है, i है, इसीलिए i के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। नाउ डी डेल्टा बाई डी आई, इसको अलग अलग कर दें तो i का i के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस e का i के रिस्पेक्ट में डी ई बाई डी आई। जिस तरह मान लीजिए हमको d बाई डी एक्स ऑफ x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, मगर y का x के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। उसी तरह e का i के रिस्पेक्ट में क्या लिख दिया, डी ई बाई डी आई। अच्छा बताइए a क्या है, प्रिज्म एंगल, और किसी भी प्रिज्म के लिए ये वाला एंगल हमेशा कांस्टेंट होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब दे दिया कि प्रिज्म एंगल 60 डिग्री का है, या आपको क्वेश्चन में दे देगा 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, कुछ भी दे देगा। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या बना, डी डेल्टा बाई डी आई बराबर 1 प्लस डी ई बाय डी आई। ठीक है, अब ये मैथ्स की चीज़ है क्या कि जब भी हमको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है, जैसे y बराबर समथिंग कुछ दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और कहेगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, और dy बाई डी एक्स को निकालने के बाद किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो अपन क्या किया, डी डेल्टा बाई डी आई निकाला और इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर किया तो क्या आया, मतलब डी डेल्टा बाई डी आई को 0 के बराबर किया तो डी डेल्टा बाई डी आई की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस डी ई बाय डी आई बराबर 0। 1 को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा डी ई बाई डी आई बराबर -1, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी बराबर हो जाएगा माइनस डी आई। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या ऐसा लिख देंगे, डी किसके बराबर होगा, डी आई के। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डी ई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई। मतलब एक कंडीशन आ गया कि प्रिज्म के द्वारा जो ये डेविएशन है डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। एक कंडीशन अपन ने निकाल लिया कि प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन है वो मिनिमम कब होगी, वो मिनिमम तब होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। अगला एक और कंडीशन है, देखते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला कंडीशन कैसे निकालेंगे, ये था ये प्रिज्म, ये एंगल प्रिज्म एंगल ए बी सी एक प्रिज्म है, इस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, ये है इस पॉइंट पर नॉर्मल, एक लाइट इंसिडेंट हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही हैं,
एयर, ये एयर है और ये प्रिज्म है। प्रिज्म का अपना कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि प्रिज्म जनरली किसका बना होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, बोले तो ग्लास का बना होगा, जो आर पार दिखेगा, पारदर्शी होगा। तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, किधर बेंड करेंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर गई। अब लाइट ये कहाँ आया, इस सरफेस पे, फिर से इस सरफेस पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, किधर बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, फिर ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस E। इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाइए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB, सतह AB पर स्नेल का नियम लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या कहता था, एक तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन, तो 1 इंटू साइन आई बराबर दूसरे मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, इंटू दूसरे मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन। तो दूसरे मीडियम में ये लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है, R1, तो ये हो जाएगा म्यू साइन R1। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर पहला। नाउ अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AC, सरफेस AC पर पुनः क्या लगाएंगे अपन, स्नेल्स लॉ। तो सरफेस AC पे स्नेल्स लॉ लगाइए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया उसका साइन लेना है, तो साइन R2 बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर भी बाहर क्या है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दूसरे मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल का क्या लेना है, साइन। तो यहाँ से आ गया म्यू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन E, तो ये बन गया म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन E। अब ध्यान से देखिए, क्या अभी हम डेराइव कर चुके हैं कि मिनिमम डेविएशन तब होगा जब एंगल I किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो क्या इस E एंगल को I के बराबर लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन E के जगह क्या लिखेंगे, साइन I। इक्वेशन नंबर दूसरा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें, तो ऐसे लिख दें 1 इंटू साइन I बराबर म्यू इंटू साइन R2, इक्वेशन नंबर दूसरा। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS बराबर है। इक्वेशन 1 का भी LHS है 1 इंटू साइन आई, इक्वेशन 2 का भी LHS है 1 इंटू साइन आई। तो अगर इसका LHS बराबर है तो इसका मतलब RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS बराबर होगा, तो इसका RHS क्या है, 1 वाले का म्यू इंटू साइन R1 और दूसरे वाले इक्वेशन का RHS क्या है, म्यू इंटू साइन R2। ऐसा होगा, म्यू से म्यू निपट गया, क्या बचा, साइन R1 बराबर क्या आ गया, साइन R2, मतलब साइन R1 बराबर साइन R2 है, इसका मतलब श्योर है R1 बराबर क्या होगा, R2। तो प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन होगा कितना, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। ये डेविएशन मिनिमम कब होगा, तो उसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बराबर R2 होना चाहिए। ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में कि प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन मिनिमम कब होगा, उसके क्या क्या कंडीशंस है। तो I बराबर E जब होगा और R1 बराबर R2 होगा, तभी प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन है वो मिनिमम होगा। अब बात करते हैं कि वो मिनिमम डेविएशन होगी कितनी। अभी तो ये पता किया कि डेविएशन मिनिमम होगा कब, अब ये पता करेंगे कि वो मिनिमम डेविएशन होगी कितनी, ठीक है।
नेक्स्ट, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में बताइए मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब एंगल आई किसके बराबर होगा? ई के। एंगल आई ई के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है जिसका ये प्रिज्म एंगल ए है, यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे होगा, लाइट जा रही हैं रेयर से डेंसर, तो किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। और इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसा होगा, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही हैं? डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएंगे। तो ये है ई, ये है एंगल आई। क्या हम जानते हैं? अभी बोला था इसको R1 और इसको बोला था R2, मगर हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? मिनिमम डेविएशन का। तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या अपन ऐसा कह सकते हैं R1 R2 तो दोनों बराबर है, उसको अपन ने क्या मान लिया? R के बराबर मान लिया। ठीक है, R1 R2 को किसके बराबर मान लिया? R के। तो इसको भी R बोल देते हैं और इसको भी R बोल देते हैं। और अभी अपन ने पढ़ा था कि A बराबर क्या होती है? R1 प्लस R2। तो A बराबर R1 R2 की वैल्यू तो बराबर है, कितनी? R के बराबर मान लिया, तो R प्लस R, तो A बराबर हो गया 2R, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा A/2। ठीक है, आगे डेविएशन बराबर क्या पढ़ा? डेविएशन बराबर पढ़ा I प्लस E माइनस A, यही ना? तो डेल्टा बराबर I, तो मिनिमम डेविएशन के केस में डेल्टा अगर मिनिमम कब होगी? जब I और E की वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी। तो क्या E को भी I लिख दें माइनस A, तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम को डेल्टा M से लिख रहे हैं 2I माइनस A को इधर भेज दीजिए, डेल्टा M प्लस A बराबर क्या हो जाएगा? 2I, तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर डेल्टा M प्लस A/2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा M प्लस A/2। ये डेल्टा M क्या है? मिनिमम डेविएशन। A क्या है? प्रिज्म एंगल डिवाइडेड बाय 2। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ये तो आसान है, डायरेक्ट प्रिज्म एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप क्या कीजिए, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB। सरफेस AB पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। हमने आपको बताया था कि स्नेल्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आता है, दूसरी बात जो भी आगे टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं हर एक के डेरिवेशन में ये स्नेल्स लॉ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आ रहा है। सरफेस AB पे स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या कहती है? एक तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 इंटू इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? I, उसका साइन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन I बराबर। दूसरे तरफ इस मीडियम में लाइट रे ने दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू इंटू दूसरे मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? R, उसका क्या ले लेंगे? साइन, तो ये बन जाएगा साइन R। यहाँ से देखिए म्यू बराबर आ जाएगा साइन I, इस R साइन R को इधर भेज दीजिए, तो ये म्यू बराबर हो जाएगा साइन I बाय साइन R। तो म्यू बराबर साइन I बाय साइन R, और I की वैल्यू अभी अपन निकाल चुके हैं, कितना? डेल्टा M प्लस A/2। तो म्यू बराबर साइन I के जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा M प्लस A/2 बाय साइन R, R के जगह A/2। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। क्या आपको कहेगा? मिनिमम डेविएशन के केस में बताइए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये डेराइव करें। मिनिमम डेविएशन के केस में प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डेराइव करें। क्या? म्यू बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2 बाय साइन A/2। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये।
चलिए आगे इन सारे पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या क्या ध्यान रखना है, यहां से फॉर्मूला ध्यान रखना है। डेल्टा का एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या था प्रिज्म के लिए, डेविएशन का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन मिनिमम कब होगा, तो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन याद रखेंगे, फॉर मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन कोण के लिए डेविएशन है आई किसके बराबर होगा, ई के, और R1 किसके बराबर होगा, R2 के। और मिनिमम डेविएशन के केस में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू बराबर साइन आई के जगह डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाय साइन आर के जगह क्या, ए बाई टू। इसके बगल में ही ये फॉर्मूला लिख लेंगे, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, ये भी याद रखेंगे, और आर बराबर ए बाई टू याद रखेंगे। अभी इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, if an equilateral prism produces minimum deviation of 30 degree, then in case of minimum deviation, कैलकुलेट पहला क्वेश्चन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा क्वेश्चन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरा क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। चौथा क्वेश्चन डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट ईच सरफेस। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक इक्विलैटरल प्रिज्म है जो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट ईच सरफेस ऑफ प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट ईच सरफेस ऑफ प्रिज्म। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसा प्रिज्म है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल प्रिज्म देने का क्या मतलब है, अभी बोला था कि आपको प्रिज्म एंगल के लिए वो ऐसा लिख के दे देगा कि प्रिज्म कैसा है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब हो गया आपको क्या दे दिया, वो प्रिज्म एंगल दे दिया कि अगर ये सपोज इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब इक्विलैटरल है, तो हर एक एंगल इसका क्या होगा, 60-60। तो हमारे लिए प्रिज्म एंगल क्या होती है, प्रिज्म एंगल होती है दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है। तो हम ऐसा कहें, चूंकि प्रिज्म इक्विलैटरल है, इसका मतलब हुआ कि ए किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि मिनिमम डेविएशन कितने डिग्री का प्रोड्यूस हो रहा है, 30 डिग्री का। मतलब आपको क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन दे रखा है कि कितने डिग्री का हो रहा है फॉर्मेशन, 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, पहला पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देख लो मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला अभी डराइव किया था, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाय टू। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेल्टा एम प्लस ए बाय टू। आई डेल्टा एम कितना, 30 डिग्री, प्रिज्म एंगल कितना, 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय 2। तो आई बराबर हो जाएगा 30 प्लस 60 दैट इज 90 बाई 2, बोले तो 45। मतलब यहाँ से पहला क्वेश्चन आ गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण ज्ञात करें। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए मिनिमम डेविएशन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर ए बाई टू। ए दे रखा है क्या क्वेश्चन में,
ए दे रखा है 60 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 30, तो आर का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन के केस में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर साइन, ये वाला फॉर्मूला साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। ध्यान से देखिए, तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 कौन है, आई है, और आई का वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकाल चुके हैं कितना 45, और ए बाई 2 कौन है, आर का भी मान निकाल चुके हैं कितना 30। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या लिखेंगे, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 का पूरा मान 45, ए बाई 2 का मान 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा म्यू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/√2 डिवाइड बाय 1/2, तो मल्टीप्लाई 2/1, इससे ये √2 बार में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना आ गया √2, म्यू बराबर √2। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रिज्म के हर एक सरफेस पर, इच सरफेस पर कितना डेविएशन होगा ये पता करना है कि हर एक सरफेस, प्रिज्म में कितने सरफेस है, 2 ही ना, 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ 30 का, टोटल डेविएशन तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, कितने हुआ 30 का। तो कह रहा है बताइए दोनों सरफेस पर कितना डेविएशन होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा है प्रिज्म, प्रिज्म एंगल कितना 60, ये रहा नॉर्मल इस पॉइंट पर, ये इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट कराया कितने एंगल पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी निकाला ना अपन ने 45 डिग्री, ठीक है। लाइट रे कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर, किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आर अपन निकाल चुके हैं कितना 30 डिग्री, तो आर बराबर ये आ गया 30 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, शुरुआत में इंसिडेंट लाइट रे यही है ना, तो इंसिडेंट लाइट रे को जाना किधर था, इधर ऐसे जाना था, ये लाइट रे ऐसे जाती, मगर कब, जब प्रिज्म नहीं रहता तो वो ऐसे चली जाती, मगर प्रिज्म के कारण ये लाइट रे इधर मुड़ गई, कितना यहाँ आ गई, तो लाइट रे को जहाँ जाना था और जहाँ जाना पड़ गया, इन्हीं के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डेविएशन। डेल्टा 1 क्यों लिखा, चूंकि इतना डेविएशन किसने किया, पहले सरफेस ने, तो इसीलिए इसको क्या लिखा डेल्टा 1। एक बात बताइए, क्या ये रे, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट लाइट रे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ऐसा लिख दे 45 डिग्री बराबर होगा डेल्टा 1 प्लस 30 डिग्री, तो डेल्टा 1 के बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 30, तो डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि पहले सरफेस पे, पहले सरफेस ने इस लाइट रे को कितना डेविएट किया 15 डिग्री से, टोटल डेविएशन हुआ कितना 30 का, जब पहले सरफेस ने 15 से डेविएट किया, टोटल हुआ 30 का, तो दूसरा कितना करेगा, टोटल में से पहले के डेविएशन को घटा दीजिए। नाउ डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस कौन है ए बी, ए बी सरफेस के द्वारा कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड हुआ 15 डिग्री। नाउ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड सरफेस, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस कौन है ए सी, ए बी सी, सेकेंड सरफेस AC, तो AC के द्वारा कितना डेविएशन होगा, तो सर टोटल डेविएशन में से पहले वाले सरफेस के द्वारा जो डेविएशन हुआ उसको माइनस कर दीजिए, तो टोटल डेविएशन हुआ 30 डिग्री का, पहले वाले सरफेस ने डेविएट किया 15 डिग्री से, तो उसमें माइनस कर दीजिए, 30 माइनस 15 कितना आया 15 डिग्री आंसर। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ये प्रिज्म वाला टॉपिक से बिहार बोर्ड के लिए तो ये फेमस इसका डेरिवेशन है, पूछता ही पूछता है, नहीं पूछे ऐसा हो नहीं सकता इसका डेरिवेशन।
तो ये बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आज पढ़ाया आज के लेक्चर में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।